छुई बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट गणेश चंद्र उनियाल जी। उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, धन्यवाद आपका। उनियाल जी, फूलदेई को लेकर धाद में कई सालों से एक अभियान छेड़ा हुआ होता है। हर साल फूलदेई के मौके पर प्रोग्राम होता है और आप लोग स्कूलों में और युवा पीढ़ी को हमारे लोक संस्कृति के प्रति जागरूक करते हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? धाद से मैं ONGC से सेवानिवृत्त होने के बाद थोड़ा सा समाज सेवा का पहले से भी दिमाग में होता था और क्योंकि हमने छात्र जीवन में भी हम एक संगठन चलाया करते थे, तो सेवानिवृत्ति के बाद ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए, समाज को कुछ देना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे धाद के संपर्क में आया। जानकारी पहले से थी लेकिन संपर्क में थोड़ा आया तो समय भी था, तो मैं धाद से जुड़ा। धाद से जब मैं जुड़ा तो मुझे जुड़ने के कुछ महीने बाद ही जो कोना कक्षा का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर हम उसमें काम करते रहे। अब फूलदेई का जैसे आपने बात की, तो फूलदेई जो है उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो कि मुख्यतः बच्चों का पर्व है। और मुझे ऐसा कोई दूसरी कोई देश या दूसरा कोई ऐसा पर्व नहीं मिला कि जो केवल बच्चों का ही हो। बिल्कुल। तो ये मुझे एक लगा कि जितना मैंने इसके बारे में जाना, और पुरानी हम लोगों ने तो देखा हुआ है बचपन में, क्योंकि जब हम भी बच्चे थे तो हमने भी इसको मनाया हुआ है, तो इसलिए हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो इस पर्व पे क्या है कि ये जो है बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। और एक चीज़ और है कि उत्तराखंड में अधिकांश जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, वो प्रकृति से संबंधित हैं। प्रकृति का और उत्तराखंड के लोगों का बिल्कुल ऐसा साथ है कि जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से प्रकृति उत्तराखंड में अपना सौंदर्य बिखेरती है, मैं नहीं समझता कि कहीं और बिखेरती हो। हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होती है प्रकृति के अंदर। तो बच्चों का एक त्यौहार है ये। तो इसमें बच्चे सुबह सुबह जो है टोकरी में जंगली फूल इकट्ठे करके लाते हैं और गांव में घर घर की देहरियों पे उनको डाल करके उनके लिए एक शुभकामनाएँ करते हैं कि सब अच्छे रहें, सब फले फूले। इस तरह से एक कार्यक्रम रहता है। तो बच्चे इसको पूरा चैत के महीने में, ये चैत्र संक्रांति से, जिसको हम फूल संक्रांति बोलते हैं, उससे शुरू होता है और पूरे महीने इसको बच्चे इस कार्यक्रम को करते हैं। और जब आखिरी दिन होता है तो गांव में फिर बच्चों को गुड़, चावल और दक्षिणा दे करके उनको इस पर्व की विदाई की जाती है। तो इस तरह से ये बच्चों का एक पर्व है। और अधिकांशतः उस समय फ्यूली, बुरांस और ये और भी कई तरह के जो जंगली फूल हैं, ये काफ़ी फूल खिले होते हैं। तो ये सब इन फूलों को इकट्ठा करके बच्चे लाते हैं और उनको इस पर्व में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों का एक पर्व है। अब धाद ने इसके पीछे मैंने एक वो भी पढ़ी थी, एक कथा भी पढ़ी थी कि एक बार जो है शीतकाल में शिव जी अपने किसी तपस्या में बैठ गए। तो वो बैठे बैठे जो है उनको बहुत टाइम हो गया, कई साल बीत गए। पार्वती जी को चिंता हुई कि ये आखिर गए तो गए कहाँ, सारे गण भी परेशान। खैर फिर इसको पार्वती जी ने जब देखा तो वो पता लग गया कि यहाँ बैठे हैं। अब उनको कैसे उठाया जाए, क्योंकि शिव जी का तो क्रोध भी एक ऐसा था कि आ जाए तो उसको भी संभालना मुश्किल होता था। तो पार्वती जी ने क्या किया कि जो गण थे उनको बच्चों के रूप में, बच्चों का वेश दे करके उनको भेजा वहाँ। और उस समय फ्यूली के फूल वहाँ खिले हुए थे जंगल में आसपास। तो उनको बोला कि तुम जो है कुछ इस तरह से करो कि शिव जी को फूल चढ़ाओ और शायद उनकी सुगंध से इनकी तंद्रा टूट जाए। तो बच्चे गण जो है बच्चों के वेश में वहाँ गए, टोकरी में वो फूल लेके आए और उन्होंने फूल भगवान शिव को चढ़ाए और वो उसकी सुगंध से शिव जी की तंद्रा टूटी। लेकिन उनको ये भी डर था कि कहीं हमारे ऊपर क्रोधित ना हो। तो हुआ क्या कि फिर बच्चों ने एकदम से जो है एक गाना गाया कि फूल देई छम्मा देई भर भंकार तुम्हारे द्वार महाराज। इस तरह से एक तुम्हारे द्वार हम महाराज, तो मतलब हम आपके द्वार पे आए हुए, हमने आपको फूल चढ़ाए हैं और हमें अक्षमा करना। तो इससे क्या हुआ कि इससे शिव जी का गुस्सा एकदम से शांत हो गया और उन्होंने फिर उनके साथ में फूलदेई का पर्व मनाया बच्चों के साथ में। उन्होंने तो बच्चे ही समझा उनको, लोक कथा है ये लोक कथा है। और ये बताते हैं कि तब से ये फूलदेई का कार्यक्रम चल रहा है। अब धाद की बात है तो धाद पिछले कई वर्षों से इसको, क्योंकि ये बच्चों का पर्व है
और अब शहरीकरण हो गया है, पलायन हो गया है, तो शहर में वो फूल डालने वाला तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। तो धाद ने इसको एक रचनात्मकता के रूप में इसको मनाना शुरू किया, बच्चों को रचनात्मकता से जोड़ने का एक कार्यक्रम शुरू किया। तो धाद में हम लोगों ने क्या किया कि हम इसको पूरे महीने का पर्व मनाते हैं। पिछले साल तो कोरोना की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, इस साल थोड़ा सा हम कुछ कर रहे हैं। इस साल हम ऑनलाइन जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी कर रहे हैं, थोड़ा बातचीत भी कर रहे हैं, वो मैं बताता हूँ अभी सब। तो धाद ने इसको क्या किया कि बच्चों की रचनात्मकता से जोड़ा और उसमें बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं शुरू की, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, कविता लेखन, कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन और वॉल पेंटिंग, स्कूलों में वॉल पेंटिंग, इस तरह के कुछ कार्यक्रम शुरू किए। तो उसमें कार्यक्रम शुरू करके फिर बच्चों को पुरस्कार भी देने का कार्यक्रम था। तो इस तरह से धाद इसको जो है बच्चों, मतलब धाद ये चाहती है कि हमारी जो नई और भावी पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति से रूबरू हो, जुड़े, इसके पीछे ये उद्देश्य है। तो इस तरह से फिर हम इसको फूल तो क्या जैसे मतलब फ्यूली के फूल हैं, बुरांस हैं, हाँ, क्या आप बच्चों को परिचित करवाते हैं कि ये फूल कौन सा है? हाँ, मतलब क्या अब विद्यालयों में भी इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है और स्कूलों में, क्योंकि हम स्कूलों से ही जुड़ करके इस कार्यक्रम को करते हैं, तो टीचर लोग उनको, शिक्षक जो है उनको ये सब चीज़ें इनके बारे में बताते हैं। हर पर्व के बारे में वहाँ बताना शुरू हो रहा है। तो बच्चे पहाड़ में तो बच्चे फ्यूली का फूल भी पहचानते हैं, शहर में भले ही न पहचानते हो, लेकिन फ़ोटो के माध्यम से और इस तरह से उनको फिर भी जानकारी दी जा रही है। तो इस बार हमने एक और वो किया है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री लोकेश नवानी जी, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि आप लोग अपने घर में जो भी बच्चा आपके घर में है उससे अपनी देहरी पे फूल डलवाएं और उसको उपहार में एक पुस्तक दें। पुस्तक का देने का ये अभिप्राय ये है कि बच्चे के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा आएगी। और क्योंकि आजकल क्या हो गया कि आपने देखा होगा कि मोबाइल और कंप्यूटर ने क्या है कि किताबों से बच्चों का मोह कम हो गया। तो बच्चों में किस तरह से रीडिंग हैबिट आए, किस तरह से पढ़ने की आदत आए, वो उसके लिए इन्होंने जो है एक मुहिम चलाई है और उसमें हम सब लोग शामिल होकर के रोज़ एक व्यक्ति उसमें, और उसमें हम फ़ोटो भेजते हैं और उस फ़ोटो को धाद के पेज पे प्रकाशित भी किया जाता है। और दूसरा ये किया हमने कि इस एक महीने के कार्यक्रम में संस्कृति कर्मियों से बात करने का कार्यक्रम बनाया। तो अभी हमने सबसे शुरुआत इससे, माधुरी बड़थाल जो हैं, जो आकाशवाणी की पहली महिला संगीत निर्देशक हैं और राष्ट्रपति से पुरस्कार भी पा चुकी हैं, तो उनका पहला कार्यक्रम हमने उनका किया था। उसके बाद ओम बंधानी उत्तरकाशी से हैं, बंधान क्षेत्र से, उनसे बात हुई, बहुत नामी है। तो उन्होंने भी चैती गायन के ऊपर और इस पर्व की सांस्कृतिक क्या इसका महत्व है उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हम लोगों ने की और उस बातचीत को बहुत लोगों ने देखा है। तो इससे थोड़ा सा है कि लोगों के अंदर जागरूकता जो शहरी क्षेत्र में है, कम से कम उनको जागरूकता आएगी। उसके बाद जो है, हाँ, मैं यही जानना चाहता था कि जो संस्कृति और प्रकृति है, जो हाँ, इनका जो नाता है, हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामाजिक संस्थाएं कितना मतलब कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं कि जो जनरेशन गैप है, हाँ, उसमें कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हम अपनी भावी पीढ़ी को अपने संस्कृति से भी रूबरू करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, पर इसमें निर्भर करता है कि सामाजिक संस्था की समाज के कितने लोगों से संपर्क में है, कितने लोगों से उनको पहुंच है उनकी। असली चीज़ है, अब सामाजिक संस्था नाम के लिए तो गठन हो जाता है, लेकिन आप जानते किसी को भी नहीं है। तो इसमें धाद का, मैं मानता हूँ कि धाद का बहुत बड़ी पहुँच है, बहुत बड़ी पहुँच है समाज के साथ में। तो मैं निश्चित ही समाज के बीच में ये मैसेज जा रहा है और लोग हो रहे हैं जागरूक। और अपने घरों में मैं जो हमें फ़ोटो वाला जो हमने कार्यक्रम किया, तो हमारे बहुत अच्छी मतलब रोज़ फ़ोटो हमारे पास आ रही हैं इस तरह से फूल डालते हुए, शहर की भी आ रही हैं। तो एक भले ही उन्होंने सांकेतिक किया, लेकिन एक किया है, तो उस अब धीरे धीरे करके सांकेतिक हुआ, फिर जागरूकता आएगी, फिर ये चीज़ बढ़ेगी। तो इस तरह से फिर हम जैसे संस्कृति के लोगों से जो हम बात करते हैं, सांस्कृतिक जो है धरोहर है हमारी, उनसे हम जब बात करते हैं, तो वो लोग भी जब वहाँ पे बात करते हैं, तो उससे भी एक मैसेज जाता है कि पता लगता है लोगों को कि हमारी संस्कृति में था क्या क्या। और दूसरा हमने क्या किया इसमें कि कुछ जो बच्चों के लिए जो काम करते हैं, कि जैसे अभी हमारा नाट्य मंडल के कोई एक सुभाष रावत हैं, उनसे बात है, तो ये बच्चों के लिए जो काम करते हैं, तो बच्चों को वो नाटक की विधाएँ और शिक्षाविदों से भी हमारा प्रयास है कि हम बात करेंगे इस महीने के अंदर,
और एक चीज़ हमने और की है कि हर स्कूल का एक प्रेजेंटेशन हम रोज़ कर रहे हैं कि स्कूलों में क्या हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में अब पुरानी लोगों के दिमाग में बहुत भ्रांतियाँ हैं सरकारी शिक्षा के बारे में, लेकिन आज के ज़माने में वो भ्रांतियाँ बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं और हमारा प्रयास ये है कि समाज तक वो चीज़ पहुँचे कि अब स्कूलों की स्थिति कैसी है और किस तरह के टीचर हैं हमारे पास। आज की डेट में हम जितनी बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे जो है बहुत ही रचनात्मक शिक्षक हमें मिले हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो है सार्वजनिक शिक्षा का भविष्य बहुत जल्दी बहुत ही ऊंचाई पर होगा। उनियाल जी, आपको नहीं लगता कि अगर सरकार भी लोक संस्कृति और उसको बढ़ावा देने के लिए जैसे फूलदेवी या लोक संस्कृति के जो हरेला है दूसरे हैं उनको हमारे पाठ्यक्रमों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल करें? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जो हमारे स्थानीय जो त्यौहार हैं उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और बहुत ज़्यादा जानकारी की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें छोटे छोटे आर्टिकल बच्चों के लिए हों, छोटे छोटे लेख हों, जिससे कि बच्चे उस चीज़ को उसके बारे में कम से कम अवेयर हों, वो ज़रूरी है। बाकी ये है कि सरकार अपने स्तर पे ऐसी बात नहीं है, काफ़ी कुछ कर रही है। जैसे अब हरेला है तो हरेला को सरकारी मान्यता मिल चुकी है और हरेला का जो है धाद ने ही इसकी शुरुआत की थी, कंसेप्ट शुरुआत की थी और आज की डेट में सरकार भी उसको जो है बृहद स्तर पे मना रही है और उसका लोग भी जो है काफ़ी जुड़े हैं। जैसे हमने अभी स्मृति वन जो बनाया धाद ने, तो वहाँ पर भी बहुत लोग बिल्कुल अपने स्वेच्छा से वृक्ष लगाने के लिए आए और उसका हमारा कार्यक्रम वो भी चल रहा है। तो दूसरा ये कि जैसे अब हम स्कूलों से मैंने बताया तो स्कूलों से हमारी रोज़ एक बातचीत होती है और हम स्कूल का एक प्रेजेंटेशन लोगों के सामने समाज के सामने रख रहे हैं ताकि समाज जुड़े। अच्छा, आपका जो एक कोना कक्षा का, हाँ, वो जो प्रोग्राम है वो क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है उसका भी उद्देश्य वही है कि समाज को हम किस तरह से सरकारी विद्यालयों से जोड़ें। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी कमी जो मैंने ये देखी वो ये है कि मेरे गांव में भी स्कूल है तो मेरा गांव वाला भी ये सोचता है कि ये सरकारी स्कूल है। ठीक है, सरकारी स्कूल है, लेकिन है किसके लिए? जब तक गांव वालों के मन में ये बात नहीं आएगी कि ये हमारा स्कूल है, बिल्कुल, जो आत्मीयता होनी चाहिए, आत्मीयता जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो सरकारी स्कूल तो सरकारी ही बना रहेगा। तो समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। अब आप देखिए ना, किसी भी बच्चे को 2 किलोमीटर से ज़्यादा जो है पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। हम जब पढ़ते थे तो हमें 5 किलोमीटर भी जाना पड़ता था, 4 किलोमीटर ज़्यादा भी जाना पड़ता था, उससे ज़्यादा भी जाना पड़ता था। तो लेकिन आज के ज़माने में जो है स्कूल भी नज़दीक हो गए, व्यवस्थाएँ भी सुधर रही हैं बहुत सरकारी स्तर पर भी, लेकिन समाज की भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है और समाज की भागीदारी जिस दिन बहुत अच्छी हो जाएगी तो निश्चित है कि स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। तो हमारा जो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने बच्चों को तो जो हम किताबें देते हैं वो तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि हमने इसको 100 रुपये मासिक या 1200 रुपये साल दे करके कोई भी व्यक्ति अपने गांव के स्कूल में एक कोना कक्षा का लगा सकता है। ये सब समाज के सहयोग से है। इसमें ऐसा नहीं कि धाद अपने पास से ही कुछ कर रही है। हाँ, धाद के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, समाज को जोड़ा, हमारे जो सक्षम लोग हैं, हाँ, उन लोगों, हाँ, अब 100 रुपये में बहुत लोग सक्षम हो जाते हैं। तो लोगों ने इसको बढ़ चढ़ करके लिया और आज की इस समय तक हम लोग जो है 500 ऐसे कोने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में, 500 कोने, किसी स्कूल में 2 कोने भी हैं। अब जैसे आपके गांव में 2 लोग हैं और दोनों ने आपके स्कूल के लिए दे दिया तो वहाँ 2 भी हैं, 500 कोने स्कूल हमारे 450 के आसपास पहुँच चुके हैं। और पिछले साल कोरोना हो गया, नहीं तो हमने पिछले साल हमारा टारगेट काफ़ी अच्छा था कि हम इसको और बढ़ाएंगे। अभी इस साल बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 100 के करीब स्कूल ऐसे हैं कि जो लाइन में हैं और अब हम उसको करेंगे। तो इसमें यह है कि 100 रुपये दे करके समाज अपने विद्यालय से, गांव के विद्यालय से जुड़ रहा है तो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। इसमें हम शुरू में 15 से 20 किताबों का एक सेट देते हैं, छोटी छोटी किताबें बच्चों की जो बाल साहित्य जिसको बोलते हैं वो देते हैं, प्लस एक जैसे जो व्यक्ति डोनेट करता है उसके नाम की एक नेम प्लेट बनती है और एक जो है छोटा सा वॉल हैंगिंग रैक जिसमें कि किताबें रखी जाती हैं वो देते हैं। और हमारा स्कूलों को ये रहता है कि हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए कि आप इसको मेंटेन करें, लाइब्रेरी मेंटेन करें, बच्चों को दीजिए। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, किताब फटती है फटने दें, खोती है खोने दें। ऐसा नहीं है कि आपने लाइब्रेरी में बिल्कुल नंबरिंग करनी है और ये रखना है कि ये किताब कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, पढ़ें फटें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये रहता है। अब होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने गांव के स्कूल से जुड़ता है
तो वो फिर वहाँ के लिए कुछ और करने के लिए भी सोचता है जब देखता है कि कोई कमी है। जब शिक्षकों का और समाज के व्यक्तियों का जब आपस में संपर्क होता है तो, और इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से हमें कुछ हमारे जो डोनर हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे ये बताया, मेरी लगातार बात होती रहती है, और जो ये 450 विद्यालय के लगभग जो मैंने बताया था, लगभग हर विद्यालय के स्कूल से मेरी बात हो रखी है शिक्षक से। तो जब उन लोगों ने मुझे बताया कि उनियाल जी हम जो है गांव तो जाते थे हर साल, लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि हम स्कूल में भी जाएं। जब से हम इस कार्यक्रम से जुड़े तो हम गांव जाते हैं तो हम स्कूल में भी जाते हैं। तो ये एक सकारात्मक पहलू है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा स्कूलों में उन्होंने स्वेटर बच्चों को जो, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आप ये बात तो एक माननी पड़ेगी, कटु सत्य है ये, कि जो तबका जिसके पास कोई साधन नहीं है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो गरीबी भी है, और अधिकांश तक जो बच्चे हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो वो अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, तो उनको स्वेटर, जूते इस तरह से भी दिए गए। मैं खुद मेरे ही गांव में, जो मेरे गांव का जो एक भतीजा लगता है वो डोनर है, और उसने वहाँ पर लैपटॉप भी दिया स्कूल में बच्चों के लिए। तो इस तरह से जो है, अभी यहाँ देहरादून में एक जगह वाटर प्योरीफायर दिया गया, कई जगह कहीं पंखे दिए गए। इवन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आदि बद्री में हमारे एक डोनर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 2 विद्यालयों में, प्राइमरी और इंटर कॉलेज में इसके लिए कोना कक्षा का स्थापित किया है। और उन्होंने वहाँ पे लाइब्रेरी, जब वहाँ पे लाइब्रेरी बनाने की बात की तो उनके पास रूम की व्यवस्था नहीं थी, तो वो वहाँ पर बॉम्बे रहते हैं, और वो वहाँ पर उन्होंने कमरा बनाने के लिए तक अपनी सहमति दी। लेकिन पिछले साल फिर लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। तो अब हो सकता है उनकी बात आगे बढ़े। तो मतलब यहाँ तक लोग आगे तो अपने गांव के स्कूल के लिए हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोग अपने गांव के स्कूल से जुड़ें, और उसे सरकारी स्कूल ना मान करके अपने गांव का स्कूल अपना स्कूल मानेंगे तो निश्चित है कि स्कूल की स्थिति में परिवर्तन आएगा, और समाज का भी सहयोग होगा। और शिक्षक हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षक अब हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, और बच्चे निकल भी रहे हैं। अभी नवोदय विद्यालयों में जैसे बच्चे निकलते हैं, तो मैंने तो एक बार कहा कि आप लोग वो मेहनत कर रहे हैं कि जो एक कोचिंग सेंटर वाला बच्चे को IIT में निकालने के लिए करता है ना, वो आप लोग बच्चे को नवोदय में निकालते हैं, तो आपकी मेहनत उसके बराबर है। क्योंकि उस बच्चे का जो वातावरण है, शहर में हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं कि ट्यूशन भी पढ़ाना है और पहले से ही उसका होमवर्क भी करवाना है। लेकिन वहाँ पर जो बच्चे हैं, उन बच्चों का ऐसा माहौल नहीं है कि उनको कोई होमवर्क करा सके, घर में उनको घर के काम भी करने हैं। तो इस तरह से है, तो अगर इसमें समाज का सहयोग रहेगा तो काफ़ी कुछ स्थिति बदल सकती है। तो इस तरह से हम लोग एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, इसको इस तरह से संचालित कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। उनियाल जी, एक और जो आपके 7 दोस्त बड़े फेमस हैं कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद और वो करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, ये ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ते थे तब भी हमारा एक संगठन था, तो उस समय हमने युवा स्नातक संगठन के नाम से एक संगठन बनाया था। तो जो हम सब लोग यहाँ देहरादून में पढ़ते थे, तो उसमें ये था कि हम लोग गाँव के लिए कुछ करें। तो उस समय भी हमने कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा स्कॉलरशिप दी, और एक हमने वहाँ पे आई कैंप लगाया था अपने यमकेश्वर में, आई कैंप भी लगाया था। वहाँ पे काफ़ी कुछ गांधी शताब्दी जो हॉस्पिटल था उस समय, अब तो उसका नाम कुछ चेंज हो गया, गांधी शताब्दी हॉस्पिटल के, अभी भी वही है। हाँ, लेकिन अब वो एक जिला अस्पताल ऐसे कुछ हो गया। हाँ, तो यहाँ के डॉक्टर हमारे साथ गए थे, डॉक्टर विजय भी थे, एक डॉक्टर और थे, और काफ़ी फेमस डॉक्टर थे उस समय। तो ये लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे हमने सर्जरी भी करवाई थी। तो इस तरह से वो काम किया था। उसके बाद फिर सब अपनी अपनी नौकरियों में इधर उधर चले गए, तो फिर उसकी गतिविधियाँ कुछ समय तक स्थानीय स्तर पे कुछ लोगों ने संभाली, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे सब वो बंद हो गया। उसके बाद जब हम लोग सर्विस नौकरी में थे सभी लोग, तो हमारे दिमाग में एक बात थी कि अभी रिटायरमेंट के बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर हम लोग सब जब रिटायर हुए, तो उसमें से 5-6 लोग हम देहरादून में ही सेटल हो गए। यहाँ सेटल थे, तो सब लोग मिलते गए। तो फिर ये हुआ कि कुछ करना है, तो 2-3 मीटिंग हुई। फिर ये हुआ कि एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। तो उसमें हमारे साथ में एक श्री विनोद कुमार बहुगुणा हैं, वो ONGC से रिटायर्ड हैं। एक मंगला प्रसाद बंगवाल हैं, अनूप कुमार बड़थवाल हैं, ये ONGC से हैं। मंगला प्रसाद बंगवाल जी जो है, ये दिल्ली उसमें थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में।
और एक महेंद्र पाल सिंह नेगी हैं, ये रिटायर्ड आईजी हैं सीआरपीएफ से जी। और एक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल सेक्टर में थे। एक मैं हो गया और एक डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हैं नवोदय विद्यालय समिति से वीरेंद्र सिंह गुसाई, और अभी हमारे साथ एक और जुड़े हैं हरेंद्र सिंह अशवाल, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल है। तो इस तरह से हम लोग जो है सब लोग जुड़े, तो फिर हम लोगों ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट के माध्यम से फिर हमने उसमें कुछ धनराशि अपनी जमा करनी शुरू की और जमा करने के बाद जो है फिर हमने उसको इस समय हम 12 बच्चों को स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए दे रहे हैं। हाँ, तो 5वीं तक 500 रुपये पर मंथ और 10वीं तक 800 रुपये पर मंथ और 10वीं के बाद 1000 रुपये पर मंथ। और कुछ परिवारों को हम परिवार सहायता भी दे रहे हैं। 2 परिवार हैं अभी और 3 परिवारों को हमने परिवार सहायता 1500 रुपये महीना की, जिनका कोई कुछ करने वाला नहीं है और वो असमर्थ हैं, तो उनको ये भी हमने दिया है। बाकी आगे अभी मेडिकल सुविधा भी कुछ करने का प्लान है कि किसी को जो लोग असमर्थ हैं उनको कुछ खर्चा इस मद में भी दिया जाए, तो इस तरह से है। और एक अभी यहाँ पर देहरादून में सुसवा नदी में काफ़ी एक वहाँ पर लोकल स्थानीय लोगों की एक वो थी कि यहाँ पर इसमें इतनी बदबू आती है कि हम लोगों का रहना मुश्किल है, क्योंकि सीवरेज जा रहा है उसमें। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं लेकिन वो शायद कुछ काम नहीं कर रहे हैं या कम स्तर पे कर रहे हैं। तो अभी हमने पर्यावरण का एक प्रकोष्ठ हमारा है, तो उस पर्यावरण प्रकोष्ठ के माध्यम से उसमें भी हम थोड़ा सा आगे आकर के शासन प्रशासन से बातचीत करने का, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। तो उसके लिए अभी हम एक प्रोजेक्ट हमने ये प्रयासरत हैं इसके लिए करने के लिए, तो इस तरह से है जी। तो उनियाल जी, आपने फूलदेई, हरेला और धाद से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गणेश चंद्र उनियाल जी, सोशल एक्टिविस्ट। अगले हफ्ते हम किसी अन्य हस्ती के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।